टोक्यो में एक आदमी है, नेटवर्थ $30 मिलियन। वो सबवे लाइन में खड़ा है, ना बॉडीगार्ड, ना लैम्बोर्गिनी, ना कोई फ्लैशी लोगो जो चीख चीख कर बोले मैं अमीर हूं। आप उसके पास से गुजरो और शायद नोटिस भी ना करो। अब इमेजिन करो $30 मिलियन मायामी या लॉस एंजलिस में। सीन बिल्कुल अलग होगा, गाड़ी अलग, लाइफस्टाइल अलग, सिग्नल अलग। ये अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। पैसा हर जगह एक जैसा बिहेव नहीं करता और जापान में मिलियनेयर्स अमेरिकन मिलियनेयर्स जैसा एक्ट नहीं करते। क्वेश्चन ये नहीं कि उनके पास पैसा कम है, क्वेश्चन ये है कि वो उस पैसे को दिखाते क्यों नहीं। और 2026 में ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया में वेल्थ सिर्फ अर्न नहीं हो रही, परफॉर्म भी हो रही है। अमेरिका में वेल्थ लाउड हो चुकी है, सोशल मीडिया ने इसे एम्पलीफाई कर दिया है, क्रेडिट सिस्टम ने इसे फ्यूल कर दिया है, कल्चर ने इसे सेलिब्रेट कर दिया है। कार सिर्फ कार नहीं, सिग्नल है। हाउस सिर्फ घर नहीं, स्टेटस है। वॉच सिर्फ वॉच नहीं, आइडेंटिटी है। स्पेंडिंग कम्युनिकेशन बन चुकी है। अब जापान देखते हैं। वर्ल्ड वॉर II के बाद जापान ने अपनी इकोनॉमी रीबिल्ड की डिसिप्लिन, इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी और सोशल हार्मनी के बेस पर। 1960s से 1980s तक जापान इकोनॉमिक मिरेकल था। मैसिव वेल्थ क्रिएट हुई, लेकिन कल्चर ने एक लाइन ड्रॉ कर दी। जो कील बाहर निकलेगी उसे ठोका जाएगा, यानी जो ज्यादा शो करेगा वो सोशल प्रेशर फील करेगा। जापान में अलग दिखना रिस्क है, अमेरिका में अलग दिखना रिवॉर्ड है। यहां से डिफरेंस स्टार्ट होता है। लेकिन सिर्फ कल्चर की बात नहीं है, सिस्टम की मैकेनिक्स और भी इंटरेस्टिंग है। अमेरिका में जीडीपी का अराउंड 70% कंज्यूमर स्पेंडिंग से आता है। इकोनॉमी खरीदने पर चलती है, क्रेडिट कार्ड्स कॉमन है, ऑटो लोन्स नॉर्मल है, लेवरेज स्ट्रैटेजी माना जाता है। इवन वेल्दी हाउसहोल्ड्स डेट को टूल की तरह यूज करते हैं। जापान में हाउसहोल्ड बिहेवियर डिफरेंट है। जापानीज हाउसहोल्ड्स हिस्टोरिकली हाई सेवर्स रहे हैं, कैश रिजर्व्स हेवी, रिस्क टॉलरेंस लो, स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेशन ट्रेडिशनली अमेरिका से कम। और रीजन 1980s का बबल। टोक्यो रियल एस्टेट इतना ओवरवैल्यूड था कि लोग कहते थे इंपीरियल पैलेस की जमीन की वैल्यू कैलिफोर्निया से ज्यादा है। फिर बबल फूट गया, स्टॉक्स क्रैश, प्रॉपर्टी क्रैश, वेल्थ इवेपोरेट। एक पूरी जनरेशन ने देखा पेपर वेल्थ हवा हो सकता है। जब आप कोलैप्स देखते हो, आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। अमेरिका का डोमिनेंट मेमोरी रिकवरी है, मार्केट गिरता है फिर उठता है। जापान का डोमिनेंट मेमोरी स्टैग्नेशन है, मार्केट गिरता है और सालों तक उठता नहीं। ये साइकोलॉजिकल स्कार क्वाइटली डिसीजन मेकिंग को शेप करता है। फिर टैक्सेशन। जापान में इनहेरिटेंस टैक्स काफी हाई है, लार्ज एस्टेट्स हेविली टैक्स्ड होते हैं। वेल्थ ट्रांसफर इजी नहीं। अमेरिका में एस्टेट प्लानिंग टूल्स वाइड हैं, एग्जेम्पशन ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं, तो इंसेंटिव डिफरेंट हो जाता है। अगर आप जानते हो कि इंटरजेनरेशनल ट्रांसफर टफ होगा, तो आप क्वाइटली प्रिजर्व करते हो। दिखावा करने का इंसेंटिव कम हो जाता है। फिर कॉर्पोरेट कल्चर। अमेरिका में एंटरप्रेन्योर एक सेलिब्रिटी बन सकता है, फाउंडर पर्सनैलिटी ब्रांड बन जाती है। जापान में कॉर्पोरेट लीडर्स ऑफन लो प्रोफाइल रहते हैं, पब्लिक ह्यूमिलिटी वैल्यूड है, मीडिया प्रेजेंस लिमिटेड होती है। आयरनी देखो, अमेरिका में मिलियनेयर को आइडेंटिफाई करना आसान है, कभी कभी सिर्फ इंस्टाग्राम देखकर। जापान में मिलियनेयर को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, कभी कभी वो खुद नहीं चाहता कि आप जाने। अब अनकंफर्टेबल मैथ। अमेरिका में लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन फास्ट है, इनकम बढ़ती है, एक्सपेंसेस भी। नेबरहुड अपग्रेड, कार अपग्रेड, स्कूल अपग्रेड, वेकेशन अपग्रेड। वेल्थ विजिबल होती है, लेकिन नेट वर्थ क्वाइटली डेट के साथ कंपीट करती है। जापान में मिलियनेयर्स स्टैटिस्टिकली मॉडेस्ट नेबरहुड्स में रह सकते हैं। हाई एंड कंजम्पशन एग्जिस्ट करता है, लेकिन प्रोपोर्शनली रिस्ट्रेन्ड, बिकॉज सोशल रिटर्न ऑन फ्लैशी स्पेंडिंग लो है। अमेरिका में फ्लैशी स्पेंडिंग का ROI हाई है, स्टेटस, नेटवर्किंग, परसेप्शन। जापान में फ्लैशी स्पेंडिंग का ROI नेगेटिव हो सकता है, आइसोलेशन, जजमेंट, सटल एक्सक्लूजन। ये हिडन मैकेनिज्म है। सिस्टम बिहेवियर रिवॉर्ड करता है और लोग रिवॉर्ड के हिसाब से अडेप्ट करते हैं। पब्लिक हाइप क्या कहती है? मिलियनेयर लाइफ इज इक्वल टू लग्जरी। रियलिटी क्या कहती है? लग्जरी का डेफिनेशन ज्योग्राफी डिपेंडेंट है। लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस। अमेरिका में विजिबल वेल्थ इनइक्वालिटी सोशल टेंशन क्रिएट करती है। जापान में विजिबल इक्वालिटी सोशल स्टेबिलिटी क्रिएट करती है, इवन व्हेन प्राइवेट वेल्थ डिफरेंसेस एग्जिस्ट। लेकिन रिस्क दोनों जगह है। अमेरिका का रिस्क ओवर लेवरेज और परफॉर्मेटिव स्पेंडिंग, जापान का रिस्क एक्सेसिव कंजर्वेटिज्म और लो ग्रोथ डायनेमिज्म। एक सिस्टम एनर्जी से ड्रिवन है, दूसरा कॉशन से। तो सवाल ये नहीं कि कौन सा बेटर है, सवाल ये है कि अगर आप मिलियनेयर होते, क्या आप अपना पैसा शो करते या प्रोटेक्ट करते? और जो चॉइस आप करते, क्या वो आपकी पर्सनालिटी होती या सिस्टम का इनविजिबल प्रेशर?